तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 10.4। तो गाइज़ इसमें हमने फाइंड आउट करना है वी नॉट को। तो गाइज़ वी नॉट को फाइंड आउट करने के लिए हमें I2 फाइंड आउट होनी चाहिए। तो I2 यानी हम लूप लगाएंगे इस पर। तो यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लिया हमारी I1 फ्लो कर रही है और यहाँ पे हमारी I2 फ्लो कर रही है। तो बिला फ़र्ज़ सबसे पहला हमारा काम बनता है पोलैरिटी को चेक करना। तो ये देखें, ये करंट जो है इस डॉट में एंटर कर रही है अपने लूप के मुताबिक, और ये करंट जो है इस डॉट में से लीव कर रही है। तो ये दोनों की पोलैरिटी होगी डिफरेंट, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों में नेगेटिव आएगी। अगर पोलैरिटी सेम होती तो दोनों में पॉजिटिव लगती। तो पहले हम I1 के ऊपर लगाएंगे अपना लूप एनालिसिस। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, यानी ये सर्किट डिफरेंट है, ये सर्किट डिफरेंट है। इसका रिलेशन नहीं है I1 का I2 से, बस म्यूचुअल इंडक्टेंस एक छोटा सा रिलेशन बनाती है। तो हमने ये लगा दिया जी अपना KVL -24, क्योंकि इसके माइनस पोल में से गुजरी है। उसके बाद +2I1 आ गया जी हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये J जो है +J2I1 आ गया। और लास्ट में म्यूचुअल इंडक्टर, और ये भी चीज़ अभी बची हुई है, तो ये आ गया -J3I1। अब इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात आती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने जैसा कि बताया पोलैरिटी दोनों में डिफरेंट है, माइनस में आएगी। तो पोलैरिटी सेम हो तो पॉजिटिव में आती है, और पोलैरिटी डिफरेंट हो तो नेगेटिव में आती है। ये देखें, ये करंट एंटर कर रही है और ये करंट लीव कर रही है। पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो ये अब नेगेटिव में आ जाएगी, -1.5J। अब ये डिपेंड I1 I2 पे करेगी, I1 I2 पे, यानी I1 के लूप में हम I2 पुट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ, और दूसरे में I1 पुट करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा मतलब कह लें सीधा सुधा करते हैं। I1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया 2। अब ये दोनों क्या थे हमारे पास आपस में सेम, तो 2 - J आ गया J1, क्योंकि ये -J1 बचना था तो कॉमन ले लें अगर हम I1 को, तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद -1.5J I2 इज़ इक्वल टू, ये फेज़र उधर चला गया 24 इंटू एंगल आ गया 0 डिग्री। अब ये उधर जाके इसमें से क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू, देखें 24 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री, और ये उधर जाके प्लस हो गया। 1.5J का मैं बना लेता हूँ यहाँ पे फेज़र। तो 1.5 का अगर हम बनाते हैं फेज़र वैसे बनाने का फ़ायदा नहीं है, पहले हमें इनमें से करना पड़ेगा, मतलब क्या लें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो गया 1.5J I2। अब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है तो हम इनमें से मतलब इनकी कम्बिनेशन नहीं कर सकते। तो डिवाइडेड बाय 2 - J1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। मैंने क्या किया है, जिसको उधर प्लस करवाया फिर इसको इससे डिवाइड करवा दिया। ये मैंने एक इक्वेशन बना लिया है। अब मैं दूसरे पे लूप लगाऊंगा I2 के ऊपर। तो देखें I2 पे लूप जैसे कैसे लगता है हमारे पास। तो जब J2 में से I2 गुजरी तो ये हमारे पास आ गया J2I2, ये जो दरमियान वाला इंडक्टर है। फिर आगे -J2I2, उसके बाद J4I2 आ गया हमारे पास, J4I2, और नेक्स्ट हमारा 2 ओम का रजिस्टर है तो ये आ गया +2I2, और लास्ट में हमारा जो है वो लास्ट में नहीं अभी आगे भी हैं, तो ये आ गया +10 इंटू फेज़र एंगल 30 डिग्री, और उसके बाद 4 ओम में से गुजरा तो ये आ गया 4I2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस रह गया हमारी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा कि पोलैरिटी डिफरेंट तो माइनस में लिखी जाएगी, -1.5J I1। अब ये I1 पे डिपेंड कर रही है। दूसरे का लूप मैंने लगाया। अब देखें ये जो चीज़ें सेम है, ये आ गया, ये हमारे पास J2 है जी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या बचा हमारे पास I2 की ये दोनों वैल्यूज़ बची और एक ये बची। तो हम I2 अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनती है इसके अंदर, देखें 2 + 4 6 6 + 4J 6 + 4J, और ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। फेज़र उधर चला गया और हमारे पास आ गया -1.5J, साथ में I1 आ गया। I1 के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये ऊपर वाली ये जो I1 है इसके ये वैल्यू पुट करेंगे। तो गाइज़ ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 - J1 इज़ इक्वल टू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारे पास दूसरी जानिब जाके माइनस में आ गया, -10 इंटू फेज़र एंगल 30 डिग्री। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना ना कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको सॉल्व करेंगे। I2 सब में से कॉमन ले लें, सब में से तो कॉमन नहीं हम ले सकते, हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप इसको इस तरह कर सकते हैं, I2 इंटू 6 + 4J ले लें, ठीक हो गया। उसके बाद आप ले लें -1.5J मल्टीप्लाई बाय विद दिस वैल्यू 24 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 - J1, और दूसरे को अलहदा कर लें आप। इसके साथ भी ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है
अब देखें 1.5 से मल्टीप्लाई होगा 1.5 जे यानी आयोटा का स्केयर आ गया। आयोटा का स्केयर मींस -1 की वैल्यू हमें बाहर मिल गई, तो माइनस इसका साइन चेंज करेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 1.5 को आप 1.5 से ज़रब दे के देख लें क्या आता है आपके पास, तो वो हमारे पास गाइस आता है 2.25। तो 2.25 हमारे पास आ गया I2 डिवाइडेड बाई 2 - J1। मैंने अलग-अलग कर दिया दोनों को, -10 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे। तो गाइस अब आपने क्या करना है, I2 इंटू 6 + 4J, आप इसको हल कर लें। अब आपने पहले 1.5J का फेज़र बना लेना है, तो नीचे वाले का भी फेज़र बना लें। तो मैं सबका फेज़र बना के आपको बताता हूँ मेरे पास क्या मतलब सलूशन बनते हैं। तो गाइज़ ये देखें मेरे पास टोटल कैलकुलेशन आ गया, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्योंकि ये इस तरह से है कि मैंने काफ़ी टाइम लगा के इसको हल किया। तो मुझे ये भी मतलब कि एक कंसेप्ट आता है कि आपको भी मतलब ये सवाल हल करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। ऐसे क्वेश्चन यानी ये जो हमारा 10वां चैप्टर है ये तकरीबन कम्प्लेक्स है इस केस में कि हमें इसमें पोलर फेज़र और रेक्टेंगुलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये देखिए गाइस मैं फर्स्ट स्टेप से शुरू करने लगा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने क्या किया, इसमें से I2 कॉमन ले लिया था, यहाँ तक तकरीबन मैंने आपको बता दिया था। 1.5J तो इंटू I1 था, I1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी थी, तो ये I1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये -10 इंटू फेज़र 30 डिग्री उधर ट्रांसफ़र हो गया। अब I2 को अलहदा करने के लिए मैंने क्या किया था गाइस, मैंने 1.5J तो इन दोनों का अलहदा से एलसीएम कर लिया था। ये देखें इसके साथ ये अलहदा एलसीएम, इसके साथ अलहदा, बाकी ये 1.5 को इससे ज़रब दिया जे यानी आयोटा बन गया। आयोटा का स्केयर इन वो -1 के बराबर होता है हमारे पास, तो -1 से हमने ज़रब दी तो ये + हो गया, 2.25 बना। और 2 - J1 वैसे का वैसे, और बाकी वैल्यूज़ हमने वैसे की वैसे ही रखी। अब इनमें क्या किया मैंने, I2 इंटू 6 + 4J, और ये मैंने क्या किया 1.5 इसको मैंने बना दिया जी, उसमें क्या कहते हैं फेज़र में कन्वर्ट कर दिया। और इसको फेज़र में पहले से ही था, नीचे वाले को भी फेज़र में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी वही काम किया। ऊपर वाला फेज़र में 0 डिग्री एंगल दे रहा था, नीचे वाले में हमारे पास सेम वैल्यूज़ थी तो सेम फेज़र आ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये मेरे पास आया, और एंगल आपस में प्लस माइनस होकर मेरे पास ये एंगल मिला मुझे, टोटल एंगल। और यहाँ पे क्या हुआ है, इसको जब मैंने डिवाइड किया तकरीबन 1 के बराबर मेरे पास आ रहा था रियल पार्ट, और ये एंगल ऊपर जाके प्लस हो गया और ये I2 आ गया। ये यहाँ पे I² लिख दिया हुआ, ये वैसे तो I2 है मेरे पास। तो गाइज़ उसके बाद हमने क्या किया जी, मैंने जो I2 की वैल्यूज़ है उन दोनों को कंपेयर कर लिया। ये देखें मैंने I2 कॉमन लिया और इसको बना दिया रेक्टेंगुलर में, यानी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इनके बना दिए हैं। तो ये इसमें प्लस हो गए हैं, दोनों प्लस में थे वापस में प्लस हो गए, ये उठ के उधर चला गया, इसको भी मैंने रियल एंड इमेजिनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों का ये सम आया और इसका ये सम प्लस माइनस आया। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैं एक आपको बात समझाना चाहूँगा, ये माइनस आपने कॉमन रखना है, क्योंकि अगर हम इसको रेक्टेंगुलर में माइनस अंदर पुट करके इसका रेक्टेंगुलर लेते हैं तो वो हमें एरर दे देगा। एरर से बचने के लिए आपने माइनस को कॉमन रख लेना है और इन दोनों का लेना है रेक्टेंगुलर, तो वो प्लस में दोनों आ जाएंगे, तो फिर उन दोनों के अंदर माइनस से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गंद मच गया तो माजरत चाहूँगा। उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है, मैंने इसको फेज़र में कन्वर्ट कर दिया और ये वैल्यू को डिवाइड में ला के उसको भी फेज़र में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रियल पार्ट से डिवाइड हुआ और उसके बाद फेज़र में से एंगल माइनस हुआ और मेरे पास ये वैल्यू आ गया। गाइज आपको बस यानी कह ले कि एक ही असूल याद रखना है, सम और डिफरेंस में हमारे पास हमेशा रेक्टेंगुलर काम आएगा और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में फेज़र इस्तेमाल आएगा। अब हमें I2 ही चाहिए था, मेन चीज़ उसने हमें V0 पूछी हुई है, तो V0 के लिए अगर I2 फाइंड आउट हो चुका है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओहम्स लॉ लगा दे, V0 इज इक्वल टू ये टोटल वोल्टेजेस हैं, तो क्या होगा 2I2 प्लस 10 इंटू फेज़र एंगल 30 डिग्री। तो चले आए अब हम V0 फाइंड आउट कर लेते हैं। V0 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 10 इंटू फेज़र एंगल 30 डिग्री। तो ये आ गया। अब V0 इंटू 2 से इस फेज़र एंगल को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2.25 इंटू हमारे पास आ गया 116.55 डिग्री प्लस 10 इंटू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर इन दोनों को रेक्टेंगुलर में ले जाएंगे। तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन चलें आपके सामने ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अक्सर बच्चे प्रीवियस चीज़ में कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे भी करूँगा क्वेश्चन को हल। 4.5 आ गया इसका जी, 4.5 और इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दें। 4.5 इंटू फेज़र एंगल लिख दें, फेज़र एंगल है 116.55, तो ये मेरे पास आ गया गाइज
2 प्लस साथ में प्लस में है कि क्या है प्लस 4j, ये आ गया प्लस 4j। और इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। अभी पहले मैंने किया तो है लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से कर लेता हूँ ताकि गलती ना कोई हो मेरे से। 10,30। तो गाइस जो बच्चे कह रहे थे कि ये सारे आपने जो क्वेश्चन हल किया है प्रीवियस यानी कि 10.3 उसमें 10.2 उसमें तो कुछ ना आंसरिंग आगे पीछे हैं, तो गाइस उसमें आपने परेशान नहीं होना। वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने पास 180 को मतलब कह लें आगे पीछे किया होगा, उन्होंने 180 जमा नहीं किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ हो सकती है। और ये मेरे पास आ रहा है प्लस 5j, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गया। अब मैं इनमें प्लस कर दूंगा तो मुझे V0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये आ गया 6.66 यानी 6.7 आ गया। तो मैं इनको फेज़र में कर लेता हूँ 6.7 और ये 9j हो गया, 9। तो ये फेज़र में मेरे पास वैल्यू आती है 11.2 इंटू फेज़र जो आता है वो है गाइस 53.3 डिग्री। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।